सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सखी सहेली के मंच पर सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। क्या हाल है मंजरी जी? बस बिल्कुल ठीक है। मौसम बदल रहा है लेकिन मौसम के मजे भी ले रहे हैं। तबीयत थोड़ी डामाडोल हो जाती है लेकिन फिर भी जोश से भर जाते हैं। मौसम जब बदलता है तो थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और हमें लगता है कि हमारी सखियां इस मामले में बहुत समझदार हैं और इसका खास ख्याल रखती हैं। लेकिन अपना तो ख्याल रख लेती हैं, बाल बच्चों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उनका ध्यान इस ओर नहीं होता है, पता भी नहीं होता है। अगर पता है भी तो वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है और बड़ों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी बातें बताना, जानकारी देना। और आज ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर श्रोताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन एक बार दोहरा देते हैं कि विषय क्या है। जी, आज है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डे है, इस पर हम बात करेंगे। और चूँकि आज रंग पंचमी भी है तो इसकी चर्चा भी होगी। और हमारे ज़रा याद करो कुर्बानी में क्रांतिवीर मुंशा सिंह दुखी के बारे में हम बात करेंगे और रंग की बात करेंगे। वस्त्रों के रंग का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसा कहते हैं कि जब रंग मतलब बड़े चटक रंग पहनते हैं तो मन खुश रहता है, ऊर्जावान रहता है। अगर कोई धूसर रंग, स्लेटी या बड़ा उदास रंग पहन लेते हैं तो मन भी उदास हो जाता है। अब किस पर किस रंग का क्या असर होता है ये हमारे श्रोता ज़रूर बताएं टिप्पणी में। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। तो वस्त्रों के रंग, महिलाओं की पसंद पुरुषों से कितनी भिन्न है ये बताना है हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल। और इसके साथ व्यंजन का दिन है तो स्वाद में हम ठंडे पेय पदार्थों का भी बताएंगे, तरीका कैसे बनाया जाता है। और आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, खास दिन है, रोमांचक दिन है और आज खुश होने का दिन है। बिल्कुल। सभी महिलाओं के लिए तो खास है, ये सारे देश भर के लोगों के लिए ये आज का दिन बेहद खास है। बताइए क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आज हमारी जो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो हैं वो हमारे देश में, हमारी धरती पर फिर से वापस लौट कर आई हैं। और ये बड़े गर्व की बात है क्योंकि वो और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट कर आए हैं। और इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। और ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेस क्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था। इस दौरान तकरीबन 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि चिंता होना, तो लोग चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन हम सब के लिए ये खुशी का मौका है और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं कि वो एक सही और नियमित दिनचर्या में शामिल हो जाए। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इतने समय तक स्पेस में रहने के बाद वो नॉर्मल जीवन जीने के लिए उनको वक्त लगेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। जी। और ममता जी, सबने लाइव भी देखा, सब लोग जब वो आ रहे थे तो लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो वो भी सबने देखा। तो बड़े गर्व की बात थी, हम लोग भी उत्साह से भरे हुए थे कि प्रार्थना कर रहे थे कि वो अच्छे से आ जाएं। और जब आ गई तो बहुत खुशी हुई सभी को। बिल्कुल, हम सब के लिए गौरव की बात है। मंजरी जी, आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डे है और आपको तो ये पता ही होगा और हम सब का इस पर ध्यान जाता ही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम कितनी आराम की ज़िंदगी जी लेते हैं, कितने सुकून से सांस ले लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था और उसके बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दर्जा प्रदान किया गया। और अब देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेना की तर्ज पर हर साल 19 मार्च को CRPF समारोह के रूप में, डे के रूप में ये आयोजित किया जाता है। और अभी तक किसी भी अर्धसैनिक बल में डे यानी दिवस नहीं मनाया जाता था। और CRPF मुख्यालय ने बताया कि सरदार पटेल ने 1950
1950 में 19 मार्च के दिन ही CRPF का झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया था। इस बल की स्थापना आज़ादी से पहले की है। और ये भी बताते चलें कि इस बल के जांबाजों ने युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन सेना को कड़ी टक्कर दी थी। जिस तरह से आर्मी डे पर भव्य परेड होती है, उसी तरह अब हर बरस 19 मार्च को CRPF डे परेड आयोजित की जाएगी। भारत संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान इस बल ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। बल के जवानों के बलिदान भी उनकी शौर्य गाथा की कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। और CRPF के कार्य होते हैं कि भीड़ प्रबंधन, जहाँ कहीं दंगा हो रहा हो उनका नियंत्रण करना, आतंकवाद को रोकना, विद्रोही विरोधी अभियान चलाना और उग्रवाद से निपटना, बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय करना और विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में चुनाव के दौरान जिम्मेदारी से अपनी सेवाएं इनको देनी पड़ती हैं। और बहुत सारे इनके कार्य हैं जिनमें वे अपनी पूरी सेवा प्रदान करते हैं। बिल्कुल। और VIP सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का संरक्षण भी इनके अंतर्गत आता है। युद्धकाल के दौरान आक्रामकता से मुकाबला करना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भागीदारी रखना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य की बड़ी ही कुशलता और योजनाबद्ध तरीके से ये करते हैं। देश के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। बिल्कुल। और इसके साथ ही CRPF के जवान संवेदनशील संस्थानों और हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों, पुलों, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी स्टेशनों, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के आवासों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और जहाँ भी उनकी ड्यूटी उन्हें दी जाती है वे पूरी निष्ठा से वहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसका इतिहास कई वीर गाथाओं से भरा हुआ है जो प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम करते हैं। और CRPF चाहे साइक्लोन आए या भूकंप आए, सुनामी जैसी आपदाएं आए, सभी में इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी वीरता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। बहुत ही कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करके एक जवान CRPF के क्षेत्र में आता है और अपनी सेवाएं देता है। ऐसे सभी वीर जवानों को हम सभी की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मंजरी जी, क्या बात है भाई, होली का रंग अभी तक छूटा नहीं है, रंग लगा हुआ है भाई? अभी नहीं, रंग बड़ा पक्का रंग है, बड़ा पक्का रंग है और रंग थोड़ा सा लगा भी रहना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि हमने होली खेली। अगर होली में रंग लगा हुआ है और पक्का रंग है तो समझिए प्रेम का रंग है। बिल्कुल सही का रंग है, क्योंकि प्रेम का रंग ही लगा ले तो वो पक्का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कोई प्रेम से रंग लगाता है तो वो भी पक्का है, तो भी छूटेगा नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो हम होली का त्योहार तो साल भर करते हैं, त्योहार का इंतजार साल भर करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि होली आएगी और देखते ही देखते होली आ भी जाती है और हम सब प्रेम से रंग खेलते हैं, मस्ती धमाल करते हैं और गानों पर डांस भी किया करते हैं, पकवान भी बनाते हैं। आप तो बहुत सारे पकवान बनाती हैं, बड़ी माहिर है पकवान बनाने में आप तो। मीठे नमकीन सारे व्यंजन बनाती हैं। आपको स्वाद भी हम चखा ही देते हैं तो आप जान गई हैं, तो फिर इसमें सभी जानते हैं कि हाँ बनाने का शौक है। हम सभी बहनों को देखिए ममता जी, सोच लीजिए कि आपने कहा है कि हम चखा देते हैं। हाँ, ये माइक्रोफोन के जरिए सब लोग सुन रहे हैं कि आपने ये जब आप चखेंगी ना तो हम आपकी फोटो निकाल लेंगे, है ना, तो फिर देखिए मजा आएगा। और देखिए ना, अब होली हम लोगों ने खेली, उसके बाद देखिए होली के 5वां दिन है आज, और आज हम रंग पंचमी मना रहे हैं। और इस दिन भी विशेष पूजा घरों में होती है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक रंग पंचमी उमंगों से जो होता है वो भरा हुआ होता है। हवा में अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं। देवी देवता होली मनाने के लिए ऐसी मान्यता है कि वो धरती पर आकर आज के दिन होली खेलते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आज रंग पंचमी मनाई जाती है तो वहाँ का उत्साह भी बिल्कुल अलग सा होता है। और आज चूंकि रंग पंचमी है इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो रंग का त्योहार है होली वो तो बीत चुकी है और होली का त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का त्योहार है, ये सभी जानते हैं। इसमें सारे भेदभाव, सारी कुछ जो भेदभाव की दीवारें होती हैं मिट जाती हैं। आपस में मिलना जुलना, मित्रता, दोस्ती, यही रंग होता है और सारे लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं। वो एक ही रंग समझ में नहीं आता कि कौन क्या है, न कोई वर्ग भेद होता है, न कोई जाति धर्म संप्रदाय, कुछ भी नहीं बचता, सब एक ही रंग में रंगे होते, प्रेम के रंग में। और ब्रज क्षेत्र में ममता जी, रंग पंचमी के दिन इसको मतलब 5 दिन चलने वाली होली का पर्व का समापन का दिन ये माना जाता है आज के दिन को। और इस दिन अबीर गुलाल जैसे बताया कि उड़ाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है, और नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो दूर होती हैं। और इसे ना देव पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आज का दिन है, ख़ास तौर से मथुरा, वृंदावन, बरसाने
और नंदगांव में मनाया जाता है। रंग पंचमी के उत्सव की धूम होती है आज के दिन। रंग तो उड़ाए ही जाते हैं और कृष्ण राधा के गीत गाए जाते हैं, फाग गाए जाते हैं, ढोलक मजीरे की थाप पर लोग नाचते हैं, गाते हैं, रंगों से सराबोर भी होते हैं आज के दिन भी। बिल्कुल। और हमारी जो संदेश आए उनमें देखिए क्या लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ रंग खेला। इस दिन देवी देवता गण भी धरती पर आए और रंगों की होली खेली। और इसी तरह हमारी एक सखी लिखती हैं कि तन को, मन को, उमंगों को रंगीन कर देने वाली, उत्साहित करने वाली, शीतलता देने वाली रंग पंचमी। गोकुल में यशोदा मैया नन्हे कृष्ण कन्हैया को केशर युक्त जल से रंग देती थी और वहीं कान्हा गोपियों के साथ यमुना जल में फूल पत्तों के नैसर्गिक रंग डालकर रंग पंचमी खेला करते थे। यही दृश्य मन में रखकर रासायनिक घातक रंग ऑयल पेंट्स को ना कहते हुए हम रंग पंचमी को रंगीन सुहानी बनाते हैं, है ना। और आरोग्यदायी रंग पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ा रंग अभी बाकी है, थोड़ी गुलाल अभी बाकी है, क्यों मायूस होते हो जिंदगी के झमेलों से, रंग पंचमी की फुहार अभी बाकी है। तो ममता जी देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि होली की तरह, दिवाली की तरह होली भी 5 दिन का त्यौहार होता है जो होलिका दहन से शुरू होकर आज रंग पंचमी पर समाप्त होता है। और ये लिखते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में इस त्यौहार पर किसी की खुशी में भले चाहे शामिल ना हो, लेकिन समाज, परिवारों में, रिश्तेदारों में अगर कहीं पर भी कोई दुखद घटना होती तो वहाँ पर होली के त्यौहार के दिन जा कर के, क्योंकि उनके घर की पहली होली मानी जाती है, नहीं होनी है, तो वो लोग जा कर के सुख दुख में शामिल होते हैं और गुलाल लगाते हैं। और जो वहाँ पर ये परंपरा आज तक निभाई जा रही है, जो धुरंडी से लेकर रंग पंचमी तक चलती है। मेरे शहर में धुरंडी के दिन ज़्यादा, आज रंग पंचमी पर होली की धूम ज़्यादा होती है, लिखते हैं। अब देखिए ना, आपने खाने पीने की बात कर दी, हमारी बात तो शायद श्रोताओं तक पहुँच गई है। और एक श्रोता ने अब याद भी दिलाया है कि आज के दिन श्रीखंड पूरी का आनंद सभी उठाते हैं। मतलब आज ये जो आज का त्यौहार है, इसके लिए रंग पंचमी के दिन और भी बातें इन्होंने लिखी है कि आज ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में रंग पंचमी खेलने की परंपरा काफ़ी पौराणिक है। मालवा में इस दिन खास तौर पर जगहों जगहों पर जुलूस निकालते हैं जिन्हें गैर कहा जाता है। इनमें शस्त्रों का प्रदर्शन काफ़ी महत्व रखता है। इसके साथ ही सड़कों पर युवा वर्ग हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए सबका मन मोहित करते हैं और इस दिन खास तौर पर पूरन पोली या फिर श्रीखंड पूरी का आनंद उठाते हैं। और एक लिखते हैं कि रंग पंचमी जैसे इंद्रधनुष का प्यार, चारों तरफ है रंगों की बौछार, शुभकामनाएं हैं तुम्हें हमारी, लो झेलो मेरी रंग भरी पिचकारी, हैप्पी रंग पंचमी इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि रंग भरे मौसम से रंग पंचमी का रंग आपके पास, सखी सहेली संग विविध भारती पर इस रंग पंचमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, हैप्पी रंग पंचमी की देते हैं। तो हम भी इन्हें बधाई देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि रंग पंचमी जैसे इंद्रधनुष का प्यार, और ये आपने पढ़ के सुना ही दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि रंग पंचमी के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा को लाल गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि होली का पर्व उत्साह और रंगों का पर्व है जो कि पारंपरिक तौर पर 8 दिन मनाया जाता है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी उत्सव मनाते हैं और मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी। और एक लिखते हैं कि रंग पंचमी नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय का प्रतिनिधित्व करता है और प्रकृति के 5 तत्वों को सम्मान देता है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और अंतरिक्ष शामिल है। कई लोगों का मानना है कि इस त्यौहार के दौरान देवी देवता को रंग चढ़ाने से आशीर्वाद और समृद्धि मिलती। और आज हम बात करने वाले हैं ज़रा याद करो कुर्बानी, जिनमें हम क्रांतिवीर मुंशा सिंह दुखी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 1 जुलाई 1890 को पंजाब के जालंधर जिले के जंडियावाला मंजकी गांव में हुआ था। आपके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्य करते थे। वैसे उनकी शिक्षा कम थी, लेकिन इसके बावजूद खुद की मेहनत और रुचि से उन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू, बंगाली और हिंदी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और भी ये जानकारी दे दें कि मुंशा सिंह एक भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी और कवि थे। उनकी क्रांतिकारी कविताएं जोश से भर देती थीं। आप गदर पार्टी से भी जुड़ चुके थे। मुंशा सिंह 1908 में हांगकांग पहुंचे, फिर वे आगे गए जहां पर उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुसैन रहीम से हुई, जो गुजरात के रहने वाले थे। और बाद में वे सैन फ्रांसिस्को चले गए और एक रेलवे लाइन निर्माण कंपनी के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1912 में वे वैंकूवर गए। जब गदर पार्टी का गठन हुआ तो
फिर वे इसमें जो थे वो सक्रिय सदस्य बन गए। जादुकी नाम से क्रांतिकारी कविताएं लिखी और इसके साथ ही वे कोमागाटा मारू गुरु नानक जहाज के यात्रियों को उनकी कानूनी लड़ाई में मदद करने के लिए गठित शोर समिति के 15 सदस्यों में से आप एक थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब वे अपने कई साथियों के साथ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भारत लौट आए थे और जब वो आए तो लेकिन उन्हें 1 जनवरी 1915 को कैद कर लिया गया था। पुलिस ने मुकदमे के बिना ही उन्हें 22 महीने तक अंधेरी कोठरी में कैद रखा था और फिर उन्हें एक दूसरे पूरक लाहौर के षड्यंत्र मामले में फंसा दिया गया। मुकदमा 8 नवंबर 1916 को शुरू हुआ था और 5 जनवरी 1917 को ख़त्म हुआ। उन पर इस तरह के केस किए गए 1914 में विक्टोरिया, 1913-14 में वैंकूवर, 1914 में सांगोवाल और 1915 में लाहौर में युद्ध छेड़ने या युद्ध की सहायता करने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने के साथ साथ एक साजिशकर्ता के रूप में ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए दूसरे लोगों के आरोप को उनके ऊपर लगा दिया गया था। जो षड्यंत्र कर रहे थे उनका इल्ज़ाम इन्हें झेलना पड़ा और उन्हें संपत्ति हड़पने के साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। 1920 में वे शाही क्षमादान के तहत जेल से बाहर आए, लेकिन रिहाई से पहले उन्हें हजारीबाग, लाहौर, कैंपबेलपुर और मुल्तान में कैद कर लिया गया था। और 1922 में रिहा के बाद उन्होंने साहित्यिक समाज कवि कुटिया की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठित पंजाबी कविता पत्रिका कवि का संपादन भी किया, जिसे उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित किया था। और स्वतंत्रता के बाद भी अपनी साहित्यिक गतिविधियां उन्होंने जारी रखी। 1950 में मुंबई से एक, जब बॉम्बे कहा जाता था, साहित्यिक पंजाबी पत्रिका जीवन की शुरुआत की थी और उन्होंने देश भगत यादगार समिति जालंधर द्वारा प्रकाशित देश भगत यादन का संपादन भी किया था उन्होंने। और 26 जनवरी 1971 को वे एक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण फगवाड़ा में मुंशा सिंह का निधन हो गया और एक क्रांतिकारी कवि सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। वो इस तरह से हम जब भी ऐसी बातों को सुनते हैं तो उनकी शहादत याद आती है और प्रेरणा स्रोत। मंजरी जी, देखिए हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही है, रंग से जुड़ी हुई बड़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं। वैसे भी जीवन के कई रंग हैं। बिल्कुल, वो रंग जीवन में चाहे सुख दुख का रंग हो, खुशी का रंग हो, गम का रंग हो, हर रंग हमें जोड़ते हैं और हर रंग में हमको खुश रहना सिखाते हैं ये रंग। बिल्कुल, और एक दूसरे रंगों के बगैर जो है, आपने सुख दुख की बात करी, इनके बगैर कोई जीवन का मज़ा भी नहीं है, फीका होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ खुशी का रंग हो, अगर दुख का रंग ना हो तो खुशी की अहमियत नहीं पता चलेगी। बिल्कुल सही कहा। तो ये रंग का खेल बड़ा अजीब है और आज सखी सहेली में जैसे रंगों की बारिश हो रही है, रंग ही रंग है, हर तरह के रंग। अब आगे कौन से रंग की बात करने वाले मंजरी जी? एक ज़माना था, मतलब पहले के ज़माने में लोग ये कहते क्या देखा जाता था कि पुरुष बड़े हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते थे, क्रीम, बादामी या सफ़ेद। आपको याद होगा अपने घर में दादाजी या पिताजी, चाचा जी को वही सफ़ेद कपड़ों में ही देखा करते थे, या बहुत हुआ तो बादामी रंग और धोती कुर्ता तो रहता ही था, और हल्का कभी कभी हुआ तो हल्का सा पीला सा रंग। हाँ, और महिलाओं को भी हल्के रंग की साड़ी महिलाएं अक्सर कहती थी, मतलब दादी नानी, अरे हम बूढ़े हो गए, हम थोड़ी ना ऐसे गाढ़ा रंग पहनेंगे। हल्का सा भूरा, बादामी, हल्का सा हरा रहता था और कभी कभी आसमानी रहता था, हल्का गुलाबी। लेकिन अब रंगों का जैसे चयन बिल्कुल अलग ही हो गया है। अब उस पर उम्र का कोई असर नहीं है, ना ही जेंडर भेद है। पुरुष महिला सभी सब हर तरह के कपड़े पहनते हैं। हमने बहुत सारे पुरुषों को देखा चटक लाल रंग, गुलाबी रंग, बैगनी रंग, नीला, काला सब पहनते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब देखा करते थे कि ग्रे कलर सबको बहुत पसंद आया या काला पसंद आया, तो सबने एक तरह के मतलब अपनी तरह से पहन के, सबके पास ही ज़्यादातर वो रंग होते थे। और किसी फंक्शन में गए तो मालूम पड़ा सामने की रो पे कुर्सियों पे एक रंग के लोग मतलब कपड़े पहने बैठे, तो कई बार फोटो से पता चल जाता ताकि अरे ये तो ग्रे हमने भी पहना, उसने भी पहना। फंक्शंस में तो अब तो कलर कोड दिया जाता है, ये हो गया इस रंग का पहनना। लेकिन अमूमन पार्टी फंक्शंस में महिलाओं के ऊपर साड़ी फबती है, खिलती है, और पुरुष भी कई बार पारंपरिक पोशाक में जाते हैं, कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता
कुर्ता भी पहनते हैं लोग, और आजकल तो तैयार धोती भी आती है। बिल्कुल। आजकल तो छोटे बच्चों के लिए जो फंक्शंस होते हैं, खास आयोजन होते हैं, तो उसमें भी लिख के आता है, कोड आता है कि बच्चों को धोती कुर्ता पहना के भेजो। बिल्कुल, तरह तरह के वस्त्र आ गए, उनके रंग आ गए, शेरवानी है, कोट है, और टक्सीडो जैसे टाइप के, इस टाइप के बहुत सारे कपड़े आ एक गए। हमारी श्रोता ने इस तरह की बात लिखी है कि जो महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं वो कुछ स्टाइलिश ब्लाउज अपने कलेक्शंस में शामिल कर सकती हैं। इन दिनों क्रॉप टॉप ब्लाउज बहुत ट्रेंडिंग है, या किसी पार्टी में जाना है तो आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है शर्ट या ब्लेजर के साथ साड़ी को पहनना। इसके अलावा ऑफ शोल्डर ब्लाउज या फिर हाफ शोल्डर ब्लाउज साथ ही, और भी कई तरह के स्टाइल ट्रेंड में। भाई नोट कर लीजिए मंजरी जी, ये जो इन्होंने लिखा है कि हाफ शोल्डर ब्लाउज, या फिर ये जो लिखा टी शर्ट या ब्लेजर के साथ साड़ी। बहुत चीज़ें चलन में आ गई हैं, नई नई हम देखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कपड़ों को लेकर स्त्री और पुरुष की पसंद में बहुत भिन्नता होती है। भिन्नता व्यक्तिगत पसंद, संस्कृति और फैशन के अनुसार हो सकती है। एक और जहां पुरुष सादे रंग या सादी डिज़ाइन, टिकाऊ और पहनने उतारने में सुविधाजनक होने वाले कपड़े पसंद करते हैं, वहीं पर स्त्रियां जो हैं वो चटक, रंग, फैशन और प्रतिस्पर्धा में सबसे ऊपर रहने के हिसाब से कपड़ों का चयन करती हैं। और ऐसे कपड़े पहनने में कंफर्टेबल और टिकाऊ हैं या नहीं, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। जिस फंक्शन के लिए कपड़े का चयन किया है वहाँ इमेज बन जाए, बस यही उनके लिए सर्वोत्तम है। एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब हर व्यक्ति स्त्री पुरुष पर लागू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लागू हो, सबकी पसंद व्यक्तिगत होती है। मैं अपनी कहूँ तो मुझे ब्लैक, वाइट, ग्रे, नेवी ब्लू ज़्यादा पसंद है। दिक्कतें तो तब होती जब कपड़े कोई आपको गिफ्ट करता है और आपकी पसंद से मेल नहीं खाए, तो ऐसे में लगता है कि बतौर गिफ्ट दे दें हम उसको। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो ब्राइट कलर पसंद है, हरा, लाल, पीला, नारंगी, बैगनी, फिरोजी, चमकीला रंग अच्छे लगते हैं। ऐसे कलर से आसपास का माहौल भी खुशगवार हो जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है, और हाँ, ब्लू और ब्लू के डिफरेंट शेड्स कलर ऑफ मार्च है, यानी ब्लू रंग फुल ट्रेंड में है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि वस्त्रों का सही पहचान हमारे पापा और बड़े भाई को है, बाकी हमारे सामने 10 वस्त्र को हमारी देखकर मतलब आंखें चौंधिया जाती है, यानी किसको रखें किसको छोड़े ऐसा हो जाता है जब उनके सामने कपड़े रखे जाते हैं तो। और लिखती हैं कि कपड़ों का रंग महिला दर्शकों के नज़रिए से महिला शरीर के धारण में एक दिलचस्प है, लेकिन अपेक्षाकृत कम अध्ययन किया गया है। लाल रंग को छोड़कर मतलब कारक है, ये अच्छी तरह से स्थापित है कि रंग का मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली की एक श्रृंखला पर पर्याप्त संदर्भ निर्भर प्रभाव पड़ता है, जैसे भावना, अनुभूति और व्यवहार। उदाहरण के लिए चमकीले और गहरे रंग क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह की बातें हमारे सभी भाइयों ने अपने लिख के भेजी हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने कई रंगों के बारे में लिखा है, उसका असर क्या होता है देखते हैं। बहुत लंबी सी टिप्पणी है, लेकिन संभव नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ा जाए। लिखा है इन्होंने कि महिलाओं के पसंद वाले रंग अक्सर उनके व्यक्तित्व, संस्कृति और फैशन सेंस पर निर्भर करते हैं। जैसे गुलाबी रंग महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, लाल रंग महिलाओं के बीच लोकप्रिय है, ये रंग ऊर्जा और जोश, साहस का प्रतीक है। नीला रंग विश्वास, वफादारी और समझ का प्रतीक है। हरा, ये रंग प्रकृति, विकास और स्वास्थ्य का प्रतीक है। बैंगनी, ये रंग कल्पना, रचनात्मकता और विलासिता का प्रतीक है। और सोना रंग समृद्धि, विलासिता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चांदी रंग, ये रंग नवाचार, तकनीक और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। और इन रंगों के अलावा महिलाओं की पसंद व्यक्तिगत और सांस्कृतिक रूप से अलग हो जाती है। तो भाई अब तो बात करेंगे हम लोग ठंडे ठंडे शरबत की, पेय की। मौसम भी आ गया है जब ठंडे शरबत की जरूरत भी पड़ती है और तरावट भी मिलती है शरबत पीने से। और हमारी सखियों ने भी लिखकर भेज दिया है, तो कौन सा पढ़ने जा रही है ममता जी? ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है, सौंफ का शरबत कैसे बनाते हैं। वैसे तो खाने के बाद सौंफ खाते हैं, लेकिन सौंफ का शरबत कैसे बनाते हैं ये हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। 1 कप सौंफ को रात भर भिगो लें, दूसरे दिन बारीक पीस लें। इसके साथ इसमें हरा करने के लिए इसमें थोड़े पुदीने या धनिया की पत्ती साथ में पीस लें और पानी मिलाकर छान कर रख लें हिसाब से, मतलब अपने अनुपात से। इसमें पानी 1 कप चीनी मिलाकर इसमें थोड़ी देर में पका लें। जब ये पक जाए तभी इसमें काली मिर्च पाउडर मिला दें। इसे ठंडा करके कांच के जार में रख लें। जब भी ज़रूरत हो ग्लास में इसके सिरप को डालें और ठंडा पानी, बर्फ़ डालें। सौंफ का ठंडा शरबत तैयार है। ये मन और तन दोनों को शीतल कर देता है। और इसी तरह हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि नारियल पानी के बारे में लस्सी, छाछ, नींबू पानी, आंवला जूस, कोकम शरबत
और बेल का शरबत, पुदीना का शरबत, गुलाब का शरबत और शिकंजी, ये सब के बारे में लिखकर भेजा है कि इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो कुछ सबको पता ही है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि नारियल पानी एक प्राकृतिक और शीतल पेय पदार्थ है जो गर्मियों में मौसम के में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। और लस्सी जो होती है वो गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करती है, और छाछ भी इसी तरह ठंडक पहुँचाता है। और नींबू पानी जो वो शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है। और इसी के साथ एक अंगूर का पंच बता दें। बताइए। तो इसकी सामग्री लीजिए कि अंगूर एक कटोरी लेना है, धो करके आप उसकी डंठल निकाल के साफ कर लीजिए। काला नमक, भुना जीरा पीस लीजिए। शक्कर जो है उसमें अंदाज से आप लीजिए। नींबू का रस लें, पुदीने की थोड़ी सी पत्तियां, अनार के दाने करीब आधा कटोरी, और कुछ अंगूर कतरे हुए ले लीजिए। अब आप अंगूर को मिक्सी में ठंडे पानी के संग में पीस लीजिए, और इसमें पानी शक्कर अंदाज से मिलाइए जितना आपको चाहिए, और काला नमक, भुना जीरा, नींबू रस मिला दीजिए इसमें। और अब बर्फ़ के टुकड़े गिलास में डालिए, उसमें थोड़े से अनार के दाने डालिए, जो आपने अंगूर को पीसा था उसको डाल दीजिए। आपका शरबत पीने लायक एकदम तैयार हो गया। ऊपर से पुदीने की कतरन भी आप डाल सकती हैं। बिल्कुल, शरबत में इस तरह नमकीन जो शरबत जैसे बनते हैं, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा जलजीरा, इस टाइप का। तो इसमें पुदीने की पत्तियां डाल दें तो स्वाद भी आता है और अच्छा भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है नींबू पानी, ये एक लोकप्रिय और ताजगी भरा पेय है जो गर्मी में शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। नारियल पानी पीना चाहिए, ये एक प्राकृतिक और पौष्टिक पेय है जो गर्मी में शरीर को ताज़ा रखता है। और छाछ, ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है जो गर्मी में शरीर को ठंडा रखने में मदद रखता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को बहुत अच्छा रखती हैं। मंजरी जी, घड़ी की ओर देखिए, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या कोई गाना सुनवाएं। तो अब सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार।